हेलो एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करेंगे 11 नंबर से 20 तक के क्वेश्चनों को। ठीक है, जैसा कि आप लोग को बता दें कि विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज नंबर 7 यहाँ पे चल रही है। ठीक है, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज नंबर 7, जिसमें आज हमारा 11 नंबर जो है वो प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में है। ठीक है, तो हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो हाल ही में सुर्खियों में रहा कौन सा, प्रोजेक्ट वर्षा। तो प्रोजेक्ट वर्षा क्या है? स्टेटमेंट नंबर पहला है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके मानसून के पूर्वानुमानों की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक अखिलभारतीय पहल है। दूसरा है कि मानसून के दौरान भारत के जल निकायों में मानचित्रण करने के लिए एक सुदूर संवेदी परियोजना है। ठीक है ना, रिमोट सेंसिंग प्रोजेक्ट है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों की एक वर्षा जल संचय का योजना है। या भारत के परमाणु पनडुब्बी बेड़े के लिए भूमिगत रणनीतिक नौसैनिक बेस परियोजना है। तो इनमें से कौन सा सही है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तब तक आप लोग अपने आंसर्स को या तो अपने नोट्स में या तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट वर्षा है, इसे आंध्र प्रदेश में क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है प्रोजेक्ट वर्षा के तहत। आईएनएस वर्षा को, ठीक है ना, आईएनएस वर्षा को, जो कि 2026 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसका काम क्या है कि ये पूर्वी तट की पूर्वी तट की जो हमारी है सुरक्षा करने वाला है, नौसेना में शामिल होने वाला है। ठीक है, इसी के प्रकार पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए, पश्चिमी तट की सुरक्षा के लिए कारवार बेस बनाया गया है। ये भी नौसेना में है, ये भी कार्यरत है। ठीक है, तो पश्चिमी सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट कारवार है, और जो आपकी पूर्वी तट की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट वर्षा है। ठीक है, तो अब इसके आंसर की बात कर लेते हैं कि यह भारत की एक परमाणु पनडुब्बी बेड़ा है, जो भूमिगत अंडरग्राउंड वाटर में रह करके नौसेना बेस तैयार किया गया है ना। तो भूमिगत रहेगा, तो ये परमाणु पनडुब्बियों वाला एक बेड़ा है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा मुझे लगता है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, तो जरूर याद रखिएगा। और हाँ, ये जो कारवार बेस है, ये जो है प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत तैयार किया गया था। किसके तहत? प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अभी प्रोजेक्ट वर्षा चर्चा में है, ऐसे ही प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत कारवार बेस बनाया गया था। और जो प्रोजेक्ट वर्षा है उसके तहत आईएनएस प्रोजेक्ट वर्षा जो है वो हमारे पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में लगाया जाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद इकोनॉमी के प्योर कोर इकोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण से संबंधित अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, उसी के संबंध में क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो करंट अफेयर क्वेश्चन है। कानूनी एवं नीतिगत रूप से निम्नलिखित संदर्भों पर हमें चर्चा करना है कि ईवी चिलैया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण पर रोक लगा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति उपवर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो उपरोक्त में से हमें यहाँ पे सही आंसर का जवाब देना है। ठीक है, इससे पहले आप लोग अपना आंसर बताइए, तब तक हम इसमें चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की एक पीठ बैठी, जिसे 7 जजों की पीठ, ये एक संवैधानिक पीठ थी। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि संवैधानिक पीठ क्या होती है। संवैधानिक पीठ वह होती है जहाँ 5 जजों से अधिक जज जब बैठते हैं, 5, 7, 9, तो इसे ऐसी जो समिति होती है या ऐसी जो पीठ होती है उसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है। ठीक है ना, तो अभी ये 7 जजों ने मिलकर इस फैसले को सुनाया है ये आपके एससी कैटेगरी के उपवर्गीकरण के लिए। ठीक है, एससी कैटेगरी के उपवर्गीकरण के लिए। अब एससी कैटेगरी का जो उपवर्गीकरण है वो किस अनुच्छेद के तहत ये मतलब कहा जाए तो है, तो ये है 341 ए के तहत इसमें जो है उपवर्गीकरण के बारे में बात किया गया है। ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे ईवी चलैया मामले में कहा था कि उपवर्गीकरण नहीं हो सकता, लेकिन अभी के फैसले में क्या बोला है कि हो सकता है, उपवर्गीकरण हो सकता है। ठीक है, उसमें केस याद रख लीजिए कि कौन सा केस, तो रविंदर सिंह केस याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, रविंदर सिंह केस। ठीक है, तो रविंदर सिंह केस में बोला गया है कि एससी कैटेगरी का क्या हो सकता है, उपवर्गीकरण हो सकता है। ठीक है ना, उपवर्गीकरण हो सकता है, सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, संवैधानिक पीठ किस आर्टिकल में है। संवैधानिक पीठ हमने जो भी बात की कि 5, 7 और 9 जो जजों की जो एक वो होती है, पीठ होती है, वो उसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है। तो आर्टिकल 145(3) के तहत ये मतलब उल्लेख है कि संवैधानिक पीठ क्या होगी। ठीक है ना, तो 5, 7, 9 के जज जब बैठकर उस चीज़ का निर्णय करते हैं उसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है। और ये चीज़ याद रखना है कि दविंदर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने एससी के सब क्लासिफिकेशन के लिए अनुमति दे दी गई है। और इस तरह तेलंगाना,
एक ऐसा राज्य बन चुका है जो इसे पहला लागू कर चुका है। ठीक है, पहला लागू करने वाला तेलंगाना राज्य हो चुका है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाता है, मध्य प्रदेश नहीं तेलंगाना है। वहीं पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि ई चिरैया केस में रोक लगा दी गई थी, लेकिन अभी दविंदर सिंह केस 2024 के तहत इसको अनुमति दे दी गई है। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा केवल और केवल एक नंबर। ठीक है, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सभी क्वेश्चनों का डिटेल एनालिसिस होगा, आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 2019 में लोकसभा के उप अध्यक्ष पद के रिक्त रहना एक संवैधानिक विसंगति का संकेत देता है। इस संदर्भ में लोकसभा उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जो उपाध्यक्ष का पद होता है वो भारतीय संविधान में उल्लेखित है। दूसरा कथन है कि संविधान में उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कोई भी समय सीमा नहीं है। ठीक है, उपरोक्त में से हमें सही कथन का जवाब देना है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि लोकसभा पद का उल्लेख किसमें है। तो लोकसभा जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, दोनों पदों का उल्लेख आर्टिकल किसके तरह है, आपके 93 के तहत है। ठीक है ना, तो आर्टिकल 93 के तहत आपके अध्यक्ष लोकसभा के और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। ठीक है, अब लोकसभा जो अध्यक्ष है वो नियुक्त होगा, है ना। तो इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं दी गई है कि मतलब उसमें क्या समय सीमा के अंदर इसको नियुक्त किया जाना है। हालांकि इस आर्टिकल में ये जरूर लिखा हुआ है कि शीघ्र, ठीक है ना, अति शीघ्र हमें यहाँ पे इसका वो करना है, क्या करना है, शीघ्र अतिशीघ्र इसकी क्या करना है, नियुक्ति करना है। ठीक, तो इसकी नियुक्ति करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और पहला भी है कि इसमें संविधान में इसके पद का उल्लेख है। इस हिसाब से हमारा एक और दो दोनों कथन सही हो जाएंगे। इसमें याद करने वाली क्या चीज़ है, आर्टिकल जो आपका 93 है उसके तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की बात की गई है, और उसमें समय सीमा नहीं दी गई कि कब इस कितना जल्दी इसको नियुक्त किया जाना है, लेकिन ये बोला गया है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसका निर्वाचन किया जाएगा रिक्ति के मामले में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 का। अब हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो अभी ये मुद्रा योजना क्यों चर्चा में रही है, क्योंकि अभी हाल ही में इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है ना, 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और ऐसे जो वर्ष पूरे होते हैं 10 वर्ष 5 वर्ष, तो यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ये मुद्रा योजना के बारे में हम बात करें तो मुद्रा योजना, पहला स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो मुद्रा ऋण के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। दूसरा है कि यह योजना लघु व्यवसायों को बिना किसी संपार्श्व ऋण के उपलब्ध करा सकती है। फिर तीसरा है कि मुद्रा योजना लघु व्यवसायों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रत्यक्ष ऋण सुविधा भी उपलब्ध करती है। हमें यहाँ पे सही कथन का बताना है। ठीक है, आप जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो अपने क्वेश्चन यहाँ देख सकता है। ठीक है, तो अब इसके हम आंसर की बात करते हैं। तो जो मुद्रा योजना है ये 8 अप्रैल कब चालू की गई थी, 8 अप्रैल को। ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को, जिसका 2025 में अभी क्या होने वाला है, 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, 10 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं। अब इसमें आवेदन कैसे किया जाता है, इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आवेदन किए जा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन अगर करना है तो बैंक और जो हमारे NBFC हैं इनके थ्रू हम आवेदन करना होगा। ठीक है ना, जो कि इस योजना के तहत अधिकृत होंगे, जो बैंक और NBFC। अगर हमें ऑनलाइन करना है तो इसमें एक उद्गम उद्यमी मित्र उद्यमी मित्र नाम का एक पोर्टल है। ठीक है, उद्यमी मित्र नाम का एक पोर्टल है, उससे हम ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बिना कोलेटरल के मतलब यहाँ पे ऋण दिया जाता है, मतलब कोई किसी चीज़ यहाँ पे गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है इस योजना की कि इसमें ऋणों को कुछ श्रेणियों में बांटा गया है। एक श्रेणी है शिशु श्रेणी। ठीक है, शिशु श्रेणी है। दूसरी श्रेणी है किशोर श्रेणी, कौन सी, किशोर श्रेणी है। और तीसरी कौन सी है, तरुण श्रेणी है। और चौथी एक नई श्रेणी जोड़ी गई है, तरुण प्लस श्रेणी, कौन सी, तरुण प्लस श्रेणी जोड़ी गई है। ठीक है, तो जो शिशु श्रेणी है यहाँ पे 50,000 तक का ऋण दिया जाता है। ठीक है ना, इसमें 50,000 तक का ऋण दिया जाता है। किशोर वाले में 50,001, ठीक है ना, 50,001 से लेकर के 5 लाख तक का। ठीक है ना, 5 लाख तक का ऋण। इसके बाद तरुण वाले में जो है 5 से 10 लाख तक का ऋण। ठीक है, और जो अभी प्लस जोड़ा गया है इसमें 10 से 20 लाख तक का ऋण आप ले सकते हैं। ठीक है, ये नया जोड़ा गया है तरुण प्लस।
ठीक। तो सीसी वाले में 50,000 तक, किशोर वाले में 50,000 1 से लेके 5 लाख तक, तरुण वाले में 5 लाख से 10 लाख तक, और जो हमारा तरुण प्लस है उसमें 10 लाख से 20 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। ठीक है, बिना कोलेट्रल के, है ना, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। और इस योजना का शुभ आरंभ जो हुआ था 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है। इस हिसाब से जो हमारा, है ना, एक चीज़ और है कि यहाँ पे प्रत्यक्ष तौर पर आप ऋण नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ पर ऋण की बात नहीं की गई है, बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर लेना है, जिसमें बैंक और एनबीएफसी या उद्यमी पोर्टल के द्वारा। ठीक। इस हिसाब से हमारा तीसरा नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाता है और दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं ऊपर के। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर केवल और केवल बी सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, इतना पर्याप्त था मुद्रा योजना के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इतनी इम्पोर्टेंट योजना को नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पद्मश्री पुरस्कारों के बारे में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि इसकी घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। फिर यह है कि यह उन सभी क्षेत्रों में उपलब्धि को मान्यता देता है जहां जन सेवा का तत्व शामिल होता है। फिर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक ही श्रेणी में एक से अधिक बार पद्म पुरस्कार ले सकता है। ठीक है, कौन कितने कथन यहाँ पे सही है ये हमें बताना है। तो इसमें हम सीधे आंसर की बात करते हैं कि पद्म पुरस्कार जो है, ठीक है, पद्म पुरस्कार जो है ये हमारे 26 जनवरी की नहीं, बल्कि 25 जनवरी को घोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, 25 जनवरी को घोषित कर दिया जाता है, एक दिन पहले। ठीक है, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा घोषित किए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो पद्म विभूषण हो, चाहे वो पद्मश्री हो, चाहे वो आपका विभूषण पुरस्कार हो, तो तीनों ही जो हमारे पद्म पुरस्कार हैं ये घोषित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा पहला नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि गणतंत्र दिवस के दिन नहीं, बल्कि उसके एक दिन पहले। दूसरी बात आता है कि उन सभी क्षेत्रों में जो जन सेवा का तत्व मालूम हो, तो बिल्कुल सही है कि जहाँ जो जन सेवा, चाहे कला हो, साहित्य हो, विज्ञान, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट जो है कि एक ही पुरस्कार को, मतलब एक व्यक्ति को ही एक से अधिक पद्म श्री पुरस्कार दिए जा सकते हैं एक ही श्रेणी के, तो ये भी सही है। इस हिसाब से हमारा पहला गलत और आपके 3 और 2 सही हो जाएंगे। इस हिसाब से हमारे 2 ऑप्शन सही हो जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि गैर परमाणु हाइड्रोजन बम के बारे में। ठीक है, गैर परमाणु हाइड्रोजन बम के बारे में। तो इसमें बोला है पहला स्टेटमेंट कि ये बम परमाणु संलयन अभिक्रिया प्रारंभ किए बिना उच्च तापमान वाले विस्फोट उत्पन्न करने में हाइड्रोजन आधारित ईंधन का उपयोग करते हैं। दूसरा है कि गैर परमाणु हाइड्रोजन बम के विनाशकारी प्रवृत्ति के कारण इनका जो कन्वेंशन ऑफ सेटन कन्वेंशन वेब के तहत इनको उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, हमें सही कथन का जवाब देना है। पहली चीज़ है कि चाहे वो परमाणु हथियार हो, ठीक है, चाहे वो परमाणु हथियार हो, चाहे ये आपका ये गैर हाइड्रोजन बम हो, ठीक है, इनमें कोई भी स्पष्ट तरीके से कहीं भी प्रतिबंध नहीं लगा है। इस हिसाब से हमारा ये आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि उस बिना परमाणु संलयन अभिक्रिया के उच्च ताप में विस्फोट हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, जबकि जो हमारा हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम में जो होता है परमाणु संलयन अपक्रिया की आधारित होता है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन बम जो है वो परमाणु संलयन अपक्रिया के से क्या होता है? विस्फोट होता है। लेकिन जो गैर परमाणु बम है वो बिना परमाणु अपक्रिया के हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें जो हमारा गैर परमाणु हाइड्रोजन है उसमें एक मैग्नीशियम हाइड्रोसाइड होता है। ठीक है ना, हाइड्राइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड होता है, जिसके कारण विस्फोट होता है। ठीक है, और जो हमारा हाइड्रोजन बम है उसमें परमाणु संलयन अभिक्रिया के द्वारा होता है। ठीक, तीसरी बात यह है जो हमारे हथियार हैं और जो हमारा गैर परमाणु परमाणु बम है, इनमें पूर्णतः प्रतिबंध कहीं भी नहीं लगाया गया। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा केवल और केवल ए। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कि निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में भारत का पहला गहरे जल का ट्रांसफिर पत्तन अवस्थित किया गया है। ठीक है, तो वो कौन सा पत्तन है जहाँ पे जो सबसे गहरे जल का ट्रांसफिर पत्तन मतलब अवस्थित है। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत दिनों से चर्चा में रहा है ना, तो हम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, कि ये जो पत्तन है, इसका आंसर जो भी होगा, ये जो पत्तन है पहला ग्रीन फील्ड क्या है? पहला ग्रीन फील्ड पत्तन भी है। मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ, शायद आपको याद आ जाए। ठीक है, और इसका निर्माण जो है पीपीपी मॉडल के तहत किया गया है। ठीक है, पीपीपी मॉडल के तहत किया गया है। ठीक है, ठीक, तो चलिए, मुझे लगता है आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया होगा। तो ये है केरल में स्थित है। केरल का जो विजिंजम पोर्ट है, कौन सा? विजिंजम।
विजिंजम पोर्ट है, यहाँ पे जो पहला भारत का पहला गहरे जल का ट्रांसिट पत्तन अवस्थित है। ठीक है ना, वो है कौन सा है, विजिंजम पत्तन पत्तनम मतलब पोर्ट जो है, और ये ग्रीनफील्ड है, पहला भारत का पहला ग्रीनफील्ड पत्तन है, और पीपीपी मॉडल के तहत इसमें क्या किया गया है, इसको बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, केरल। नेक्स्ट है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। जगत गुरु बसवेश्वर के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर बताना है। ठीक है, बसवेश्वर को जगह आप इसका इनका नाम और भी है ना, बताएंगे नेक्स्ट, हम आगे चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि बसवेश्वर को लिंगायत परंपरा का संस्थापक संत माना जाता है। उन्होंने आध्यात्मिक अभ्यास के दौरान कायक अर्थात अथवा गरिमापूर्ण शारीरिक श्रम के विचार का समर्थन किया था। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन किया था। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पीएम मोदी ने अभी जो साउथ में इनकी श्रद्धांजलि दी है जगत गुरु हमारे वशिष्ठर जी को। तो इसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पीपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। और ये अपने हिस्टोरिकल अगर हम इस पर्सपेक्ट से देखें तो ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। ठीक है, इन्हें बस मन्ना भी नाम से भी जाना जाता है। ये 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में, ठीक है याद रखिएगा, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में लिंगायत परंपरा के संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज़, ये जो ब्राह्मणवादी या रूढ़िवादी या कर्मकांडी जो व्यवस्था थी, इनका ये इनको अस्वीकार करते थे, और ये शिव भक्ति पर इन्होंने बल दिया था। इनके ईष्ट जो है, ईष्ट लिंग के ये उपाध्याय मतलब क्या थे, आपके उपासक थे। ठीक है, तो शिव की भक्ति पर बल दिया है इन्होंने, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इन्होंने एक अनुभव मंडल, ठीक है, क्या अनुभव मंडल, अनुभव मंडप की स्थापना की थी। जो अनुभव मंडप होता क्या है, ये एक धार्मिक संसद होती थी, जहाँ पे हमारे धर्मगुरु लोग बैठ करके समाज के कल्याण के लिए विचार विमर्श किया करते थे। दूसरा यहाँ पे एक चर्चा हुई है कि कायक, ठीक है ना, कायक सिद्धांत। तो कायक सिद्धांत की यदि हम बात करें तो कायक सिद्धांत जो है, ये गरिमापूर्ण श्रम की बात करता है। मतलब ये नहीं कि उनका शोषण किया जाए, है ना। तो श्रमिकों के लिए, जो हमारे श्रमिक थे, उनको गरिमापूर्ण कार्य करने और शारीरिक रूप से जो श्रम है ना, आजीविका अर्जित करने के लिए उन्हें किया गया था कि वो अपना गरिमापूर्ण जो है श्रम कर सकें। ठीक है, और इन्होंने श्रम को ही पूजा माना है। ठीक है ना, श्रम को ही क्या माना है, पूजा माना है। तो कायद का सिद्धांत यही है कि जो गरिमापूर्ण कार्य करने के लिए जो भी श्रम किया जा रहा है वो गरिमापूर्ण किया जा सके। ठीक है, तो इन्होंने ये सिद्धांत का को भी मानते थे, इनके भी समर्थक थे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर भी, हमारा जो ऑप्शन ए दूसरा है वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो पहला नंबर है कि लिंगायत परंपरा का संत है, ये भी सही हो जाएगा। और इन्होंने महिलाओं को भी अपनी भागीदारी से, मतलब महिलाओं को भी अपने इसमें शामिल किया था, है ना। तो महिलाओं में इसमें एक महिला का नाम आता है ना, वो आता है अलका महादेवी। ठीक है ना, अलका महादेवी जी का। ठीक है, अलका महादेवी जी बहुत फेमस रही हैं, जहाँ इनको महिला एक संत हैं। ठीक है, ये और जो हमारे ये हैं, क्या नाम होता है, जगत गुरु वशिष्ठर जी एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने लैंगिक समानता पर बल दिया, जाति लिंग का भेदभाव समाप्त किया। ठीक है, इतना इनके लिए पर्याप्त है, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। इस हिसाब से हमारे आंसर जो हो जाएगा, वो आंसर क्या हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा। ठीक है, 18 का सी, तीनों ही सही है इसमें। अब हमारे इसमें कोर इकोनॉमी के चर्चा चालू हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा जो 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बेरोजगारी की माप के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि बेरोजगारी की माप के लिए समान स्थिति उपागम, इसका इंग्लिश का क्वेश्चन थोड़ा छिप रहा है, लेकिन हम अभी जूम कर लेते हैं, फिर आपको दिखा देंगे। ठीक है ना, अभी इसको हम जूम करके देख ले रहे हैं, फिर इंग्लिश वाला दिखा देंगे। ठीक, तो समान स्थिति उपपादन के सर्वेक्षण की तिथि से पहले 7 दिनों के संदर्भ में अवधि के उपयोग किया जाता है। ठीक है, 7 दिनों की अवधि का उपयोग किया जाता है, ये नोट करिए। फिर है कि बेरोजगारी माप के लिए वर्तमान में दैनिक स्थिति उपागम के तहत सर्वेक्षण की तिथि से पहले 7 दिनों के प्रत्येक दिन को संदर्भित अवधि के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि बेरोजगारी की माप के लिए समान स्थिति उपागम में बेरोजगारों में अल्पकालिक उतार चढ़ाव प्रदर्शित करने में विफल रहता है। उपरोक्त में से सही कथन हमें बताना है। इसको हम थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों के ही क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, तो यूजुअल स्टेटस बताना है, यहाँ पे करंट डेली स्टेटस के बारे में बात करना है, और यूजुअल स्टेटस जो है उसके अप्रोच के बारे में बताना है, मीन्स के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। ठीक, तब तक हम इसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है अगर ज़्यादा डिटेल से थोड़ी बात करें तो।
ठीक। तो जो हमारा पहला बोला गया है कि यूजुअल स्टेटस के हिसाब से 7 दिनों के संदर्भ में बात की जाती है ना? तो ये हमारा जो है 365 दिन के बारे में बात होती है, ठीक है ना? 365 दिन में इसमें बोला जाता है कि क्या आपको 183 दिन से ज़्यादा का काम मिला है कि नहीं मिला है? इस हिसाब से ये वाला गलत हो जाता है। दूसरा आता है हमारा कि करंटली डेली वीकली स्टेटस वाले में। इसमें बोला जाता है कि 7 दिन में क्या आपको दिन में 1 घंटे का भी काम मिला है? क्या दिन में आपको 1 घंटे का भी काम मिला है? 7 दिन में 1 घंटे का अगर आपको काम मिला है ना? 7 दिन में अगर 1 घंटे का भी काम मिला है तो आप बेरोज़गार नहीं हैं, आपको काम मिला है, ठीक है? तो ये आपका करंट डेली स्टेटस वाले में होता है, ठीक है ना? प्रत्येक दिन के संदर्भ में अवधि होती है, तो ये एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? सही हो जाएगा। दूसरा है कि बेरोज़गारी में अपने समान स्थिति में यूजुअल स्टेटस में, ठीक है? क्या बोला है? यूजुअल स्टेटस में बोला है कि उतार-चढ़ाव विफल होता है कि हाँ, 365 दिन का समय होता है। अब इस समय में कितना मिला है तो इसका हमको सही से जानकारी नहीं मिल जाती है, इसलिए ये विफल हो जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है? विफल हो जाता है, ये भी सही है। इस हिसाब से हमारे 1 और 3 सही है, तो केवल 2 सही हो जाएँगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही हम धीरे-धीरे क्वेश्चनों पर बात करते चलेंगे और जैसे ही ये 100 क्वेश्चन्स कंप्लीट होंगे, हम कोई दूसरा सब्जेक्ट लेकर आ जाएँगे। ठीक है? थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है क्योंकि डिटेल से एनालिसिस करना होता है। ठीक है? तो जो लोग भी इसको देख रहे हैं, वो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताया करें कि आपको ये सेशन कैसा लगता है। ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक? तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि श्रम बल में 15 से 59 वर्ष के कार्यशील आयु वर्ग के सभी लोग शामिल होते हैं। ठीक है ना? 15 से 59 कार्यशील वर्ग के सभी लोग शामिल होते हैं। स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा। फिर आता है श्रमिक जनसंख्या अनुपात को जनसंख्या में नियोजित व्यक्ति के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। सही कथन का जवाब देना है। ठीक है? तो पहले हमें लेबर फोर्स के बारे में बताना है। इसके बाद हमारा वर्किंग पॉपुलेशन जो रेशियो है उसके बारे में। ठीक है? करेक्ट आंसर हमें यहाँ पे बताना है। ठीक। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो इसमें बोला गया है कि जो कार्यशील आयु के सभी वर्ग को शामिल किया जाता है, ये यहाँ पे क्या है? गलत है। क्योंकि कार्य बल में सभी को शामिल किया जाता है, ये सही बात है। लेकिन कार्यशील में जो इच्छुक और सक्षम होते हैं, है ना? वही होते हैं। जो कार्य करने की इच्छुक और सक्षम नहीं है तो उनको शामिल नहीं, तो सभी लोग यहाँ पे शामिल नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी जो है कि वर्किंग पॉपुलेशन जो रेशियो होता है, उसमें नियोजित व्यक्ति के प्रतिशत में परिभाषित किया जाता है। तो एकदम ये सही है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल और केवल 2। ठीक है? तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और आगे हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप सभी को अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।